अस्सलाम वालेकुम। इन्फो स्टोरीज में आपको खुश आमदीद। शमो चोर है, शमो बदकार है, शमो पुलिस की मुखबर है। मगर ये कहने वाला कोई भी ना मिला कि शमो ने मेरे घर चोरी की है या मुझे बदकारी पर उकसाया है या उसने फलां वारदात में फलां के खिलाफ या फलां के हक में मुखबरी की है। फिर भी शमो को सभी बदनाम करते थे। सबूत किसी के पास ना था। ये सबूत जरूर मौजूद था कि वो एक पुराने मोहल्ले में एक कमरे के मकान में रहती थी जिसमें 4 गज सहन और एक बैतुल खला था। दूसरा सबूत ये था कि वो लोगों के घरों में झाड़ पोंछ करती, बर्तन मांजती और अपने एक बच्चे को पाल पोस रही थी। तीसरा सबूत ये कि वो एक औरत है और खुदा ने ऐसी शक्ल सूरत और कद से नवाजा है कि जिनके पास रुपया पैसा है वो उसे अपने मतलब की चीज समझते हैं। मगर अब शमो माजी की ये खूबसूरत इमारत बन गई है। इसमें वो कशिश नहीं रही जिसने उसे बदनाम किया था। अब वो जरा बेहतर मकान में रहती है। उसका बेटा कहीं मुलाजिम हो गया है। मैंने जब सुना कि शमो अब वो शमो नहीं रही जो लोगों के घर साफ करती, उनके कपड़े और बर्तन धोती थी, तो मैं अपनी सहेली को लेकर उसके घर चली गई। खुदा का एहसान है कि हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि किसी को बिला वजह बदनाम करना हमारे यहाँ गुनाह समझा जाता है। यही वजह थी कि शमो को हमारे घर आने से लगाव था। मुझे वो कुछ अच्छी भी लगती थी। मैं उस वक्त छोटी सी थी जब वो यहाँ आई थी। मैं बड़ी हुई तो मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी। हम सब यानी इस बस्ती के मकीन हिंदुस्तान से आए हुए हैं, इसलिए उर्दू बोलते हैं। शमो पंजाब से आई थी, उर्दू बोल लेती थी, लेकिन उसके मुंह से पंजाबी अल्फाज निकल जाया करते थे जो हमें बड़े प्यारे लगते थे। हम उसे कहा करती थी कि पंजाबी में बात करो। फिर यूं हुआ कि हमने शमो के साथ मिलकर एक प्यारी सी जुबान बना ली जो आधी उर्दू और आधी पंजाबी का मरकब थी। शमो की बातें मीठी और बाद में चिकनी चुपड़ी हो गई और वो बदनाम हो गई। वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलने लगी। अब कोई नहीं कह सकता था कि वो पंजाबी है। मैं अपनी सहेली को साथ लेकर उसके घर गई। एमए की डिग्री लेकर हमारा दिमाग खासा रोशन हो गया है। मैं फिर एक अरसे से महसूस कर रही थी कि शमो किसी कहानी का मरकजी किरदार है। जवानी में कराची आई और यहीं बूढ़ी हो गई है। लोगों ने उसे पुरइसरार औरत बना दिया था। इसलिए मैं उसके माजी में झांकने के लिए उसके घर चली गई। वो बहुत प्यार से मिली। बातें शुरू हो गईं। कुछ मैंने और कुछ मेरी सहेली ने बातों बातों में उसे ऐसा भड़का दिया कि उसने अपनी गुजरी जिंदगी की कहानी सुना दी। ये चार दीवारी की दुनिया की एक सच्ची कहानी है जिसके वाकयात हर रोज हर मोहल्ले में दोहराए जाते हैं और बातों के बतंगर और राय के पहाड़ बनते हैं। शमो की आबीती सुनकर मैंने और सहेली ने घर आकर कलम बंद कर ली जिसे हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। पंजाब के एक शहर में शमो एक बच्चे की माँ थी। बच्चे की उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा थी। अभी यही उसकी औलाद थी। उसका हामन भी था जिसका मजाज हाकमों वाला था। उसमें गुस्सा भी था। वो अपने हामन के साथ छोटे से मकान में रहती थी। हामन किसी दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह गुजारे के मुताबिक थी। एक रोज शमो को गली में अपने बच्चे के रोने की आवाज आई। वो बाहर निकली तो देखा कि उसके बच्चे को उससे एक बड़ा बच्चा पीट रहा था। गली मोहल्लों में बच्चे आपस में खेला भी करते हैं, रूठा भी करते हैं और लड़ा भी करते हैं। इनके यहाँ अमन के मजाकरात और माहदे नहीं हुआ करते। लड़कर वो भूल जाते हैं और फिर इकट्ठे खेलने लगते हैं। इनकी लड़ाई कोई वाकया नहीं बल्कि खेल का हिस्सा होती है। वाकया उस वक्त ज़हूर पसीर होता है जब बच्चों की लड़ाई में अक्सर बड़े शामिल हो जाते हैं। शमो माँ थी और ये उसका पहला और वाहिद बच्चा था। वो बर्दाश्त ना कर सकी। बाहर जाकर अपने बच्चे को पीटने वाले बच्चे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। वो बच्चा रोता चिल्लाता अपने घर चला गया। शमो अपने बच्चे को घर ले आई। जरा ही देर बाद उसका दरवाजा बड़ी जोर से खुला। कोई औरत उसे दरवाजे में खड़ी कोस रही थी। वो दूसरे बच्चे की माँ थी। शमो जवाबी हमले के लिए निकल आई। बाहर बच्चे का बाप भी खड़ा था। उसने गुस्से में शमो को कुछ नागवार बातें कह दी। शमो ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिए। बच्चे का बाप धमकियां देकर चला गया। बच्चे की माँ वही तबाही बकती रही। चार दीवारी की दुनिया में जहाँ लोग इतना ही कमाते हैं जिससे 2 वक्त दाल रोटी चल जाती है, टेलीविजन नहीं होते जो तफरीह मुहैया करें। मर्द सिनेमा देख आते हैं, औरतें घरों में कैद रहती हैं। उनके लिए तफरीह के लिए 2 ही जरिए होते हैं, एक लगाई बुझाई और दूसरा पड़ोसियों की लड़ाई। वो दरवाजों में खड़े होकर या बलाई मंजिल की खिड़की खोलकर तमाशा देखती और पुरजोश मुकाबलों और दिलचस्प गालियों से लुत्फ अंदोज होती हैं। मर्द कान लपेटे गली से गुजरे चले जाते हैं।
بعض عورتیں بیچ بچاؤ بھی کرتی ہیں لیکن ایسے بے ضرر طریقے سے کہ لڑائی ختم نہ ہونے پائے، اور جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو تماشائی عورتیں ٹولیوں میں بٹ کر تبصرہ کرتی اور رائے دیتی ہیں، پھر لڑنے والیوں کے پاس جا کر ایک دوسرے کی مخالف میں بھڑکاتی ہیں۔ شمع کی لڑائی ختم ہونے والی تھی کیونکہ دوسری عورت کا خاوند اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو بلا رہا تھا۔ وہ عورت وہاں سے ابھی ہٹی نہیں تھی کہ شمع کا خاوند آ گیا۔ وہ مزاج کا کڑوا تھا، شمع بھڑکی ہوئی تھی، اس نے اپنے شوہر کو بھی گرما کر دیا۔ خاوند نے اس عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گلی میں گری۔ اس کا خاوند بھوکے بھیڑیے کی طرح آیا۔ اپنے خاوند کو خون کی ندیاں بہانے پر آمادہ کرنے کے لیے وہ عورت گر کر اٹھی نہیں، وہ کسی چوٹ کے بغیر درد سے کڑھانے، کوسنے اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ دونوں خاوندوں کے درمیان دو آدمی آ گئے، لیکن اپنی بیویوں کے سامنے گیدڑ قسم کے مرد بھی شیر ہو جایا کرتے ہیں۔ دونوں خاوند بیچ میں آنے والے آدمیوں کو پڑے پھینک کر الجھ پڑے۔ این اس وقت دوسری عورت کا جوان بھائی ادھر آ نکلا۔ اپنے بہنوئی کو مارکا آ رہا دیکھا تو وہ بھی مارکے میں شریک ہو گیا۔ شمع کہتی ہے کہ بھائی نے اس کے خاوند پر حملہ نہیں کیا بلکہ وہ دونوں کو چھڑا رہا تھا۔ شمع کا خاوند سمجھا کہ اس کا مقابلہ دو آدمیوں کے ساتھ ہے۔ اسے گلی میں اینٹ کا ٹکڑا ملا۔ اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور بڑی تیزی سے پہلے اس عورت کے خاوند کو 2-3 ضربیں لگائیں، پھر اس کے بھائی کو۔ ٹکڑا تو کیلا ہوا تھا جس نے دونوں کو بری طرح لہو لہان کر دیا۔ کچھ اور لوگ آ گئے، مزید خون خرابہ رک گیا۔ معصوم سے بچے کی لڑائی ایک حادثہ بن گئی، مگر یہ ایک بڑے حادثے کی ابتدا تھی۔ شمع اپنے خاوند اور بچے کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد شمع کے خاوند کو کسی نے باہر بلایا۔ وہ باہر نکلا تو ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا تھا۔ کانسٹیبل اسے تھانے لے گیا۔ اگر چوٹوں سے جسم چور چور ہو جائے اور خون نہ نکلے تو کوئی توجہ نہیں دیتا، اگر ذرا سی خراش آ جائے جس سے نکلے ہوئے خون کے چند قطرے کپڑوں کو لال کر دیں تو اسے ایک خوفناک واردات سمجھ لیا جاتا ہے۔ دوسری عورت کے خاوند اور بھائی کے سر سے جو خون نکلا تھا اس سے ان کے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں وہ تھانے چلے گئے۔ شمع کے خاوند کو بلایا گیا۔ اینٹ کا ٹکڑا بھی تھانے میں ہی موجود تھا۔